हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम एक नया चैप्टर लेकर शुरू हुए हैं। देखिए, आप लोगों के सामने हम शुरुआत करते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में, और अलग अलग प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उनके बारे में। वर्ल्ड लेवल के ऊपर जहाँ जहाँ जो आर्थिक क्रियाएं होती है उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहता हूँ, जिससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये चीज़ें क्या है। आप देख रहे हैं कि स्लाइड्स के अंदर कुछ लोग जो है काम कर रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी दे आर डूइंग। नेक्स्ट, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, किस प्रकार की स्लाइड्स है ये, कैसा है इसके अंदर। ये देखिए आप, यहाँ भी जो एक किसान है वो खेत के अंदर जो हल चला रहा है। यहाँ जो है ट्रैक्टर से जो हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है हो रहा है। तो व्हाट आर दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। The human activities which generate income are known as economic activity। यानी कि मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है उससे जो हमें इनकम प्राप्त होती है उसको हम आर्थिक क्रिया के नाम से जानते हैं। चाहे हम खेतों में काम करें या कहीं हम फैक्ट्री में काम करें, कुछ भी काम कर रहे हैं जिससे हमें कोई भी इनकम प्राप्त हो रही हो, उसको हम आर्थिक क्रिया के नाम से जानते हैं। तो टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर द पीपल्स आर इंगेज इन वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटी। विश्व के अंदर जो है लोग अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के अंदर जो है इंक्लूड होते हैं। तो उसमें कौन कौन सी प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इसमें सबसे पहले हमारी है जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी, पहले हम आपको इनका एग्जाम्पल बताएंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। प्राइमरी एक्टिविटी है जिसको प्राथमिक क्रिया के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल के लिए फार्मिंग, फिशिंग, हर्डिंग, माइनिंग, यानी कि खेती बाड़ी करना, मछलियों को पकड़ना, पशुपालन करना, पशुओं को चराना, और माइनिंग यानी कि खनिजों को खादानों से खनिजों को प्राप्त करना। सेकेंडरी, जिसके अंदर हम प्रोडक्शन करते हैं, कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू यूजेबल प्रोडक्ट, यानी कि जो भी हमारे रॉ मटेरियल होते हैं उनको कन्वर्ट करना किसमें, यूजेबल मटेरियल्स के अंदर, ताकि उसकी वैल्यू जो इंक्रीज हो जाए। इस प्रकार की क्रिया को हम सेकेंडरी एक्टिविटी के नाम से जानते हैं, जिसमें ज़्यादातर वर्ल्ड लेवल की सारी भी जितनी भी जो इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल से लेकर लार्ज स्केल या हाई टेक इंडस्ट्रीज, ये इसके अंदर आती है। तीसरा हमारे इसके अंदर है टर्सरी एक्टिविटी, द सर्विस इंडस्ट्रीज। इसको हम सर्विस इंडस्ट्रीज के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर हम जो रिटेल है, लॉयर है, डॉक्टर है, टीचर्स है, प्लम्बर्स है, दीज आर प्रोवाइड द सर्विस, वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज। सेवा की जहाँ पर हम बात करते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की, चाहे हम टीचर से एजुकेशन ले रहे हैं या किसी डॉक्टर से हम कंसल्ट कर रहे हैं, काउंसलर से कर रहे हैं, लॉयर से कर रहे हैं, तो दीज प्रोवाइड द सर्विस। सो द टर्सरी एक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट, तो आज हम बात करते हैं कि व्हाट आर द प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटी क्या है। द प्राइमरी एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट, एज these refer to the utilization of the earth resources such as the land, water, vegetation, building materials and minerals। यानी कि जो प्राथमिक क्रियाएं होती है उनसे हम क्या कहते हैं कि जो प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो सीधे तौर पर वातावरण की यानी कि इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर कर रहा है, या हम गैदरिंग कर रहे हैं, एनिमल हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इस प्रकार से जो हमें कोई भी प्रोडक्ट या मतलब पदार्थ हमें मिल रहा है उसको हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार की क्रियाओं को हम प्राइमरी एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी रहेगी
एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी, यानी कि प्राथमिक क्रिया के जो एग्जाम्पल है वो क्या है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हंटिंग है, गैदरिंग है, पास्टोरल है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी, यानी कि प्राथमिक क्रिया के अंदर हम किन किन चीजों को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारी आती है हंटिंग, इसके साथ साथ में गैदरिंग, यानी कि फॉरेस्ट से चीजों को कलेक्ट करना, उनका यूज करना, इसको हम गैदरिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारी इसके अंदर जो एक्टिविटीज है, फॉरेस्ट्री होगी, एग्रीकल्चर होगी। दीज आर द अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज व्हिच इंक्लूड इन द प्राइमरी सेक्टर। Next, the sector of primary activity: mining, agriculture, minerals, forestry, and fishing. These are the various sector of primary activities. Now, इसमें हम लेंगे एग्रीकल्चर। What is agriculture? एग्रीकल्चर क्या है? Agriculture is practiced under the multiple combination of physical and socio-economic conditions which give rise to the different type of agricultural system। यानी कि एग्रीकल्चर एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि मल्टी कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक, यानी कि जिसमें हमारे भौतिक पदार्थ भी, सामाजिक और जो आर्थिक जो हमारे कंडीशंस होती है उसके अंतर्गत हम जो है कृषि का जो कार्य करते हैं। सिंपल भाषा में हम बात करें तो कि एक भौगोलिक वातावरण के अंदर जमीन के ऊपर हम विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाना, ठीक है, इस प्रकार की क्रिया को हम क्या है आर्थिक क्रिया के नाम से, कृषि के नाम से जानते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो ये जो किसान है वो खेतों में काम कर रहे हैं, जो राइस जो है प्लांटेड कर रहे हैं। ये इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं इसमें टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। अब हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर है वो अलग अलग प्रकार के भौगोलिक वातावरण के अंदर जो है हम विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं है उसमें एग्रीकल्चर हम करते हैं। तो कृषि के जो प्रकार है, यदि हम उनके टाइप्स की बात करें तो कितने प्रकार के हो सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे जो है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि हम बात करें तो एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, इसके अंदर हमारा प्लांटेशन कल्टीवेशन भी आता है, मिक्स फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग है, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है यानी कि जिसको विटीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, दीज आर आल्सो नॉन एज द ट्रक फार्मिंग, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रकों का ज्यादा यूज होता है इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हम जो पढ़ने वाले हैं इसके अंदर जो है ये है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। जो सब्सिस्टेंस यानी कि जिसको हम बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि, जैसा कि इसके नाम से ही पता है जीवन निर्वाह कृषि, तो इसमें जो कृषि से जो उत्पाद है वो सिर्फ क्या है हमारे जीवन निर्वाह के लिए ही इनका यूज होता है। थोड़ा बहुत यदि बच जाए तो उसको हम सेल कर सकते हैं, अदरवाइज मोस्टली प्रोडक्शन और प्रोड्यूस इज कंज्यूम्ड बाय द फैमिली मेंबर। तो ज्यादातर जो इसका जो प्रोडक्शन है वो फैमिली मेंबर के द्वारा जो कंज्यूम होता है। नेक्स्ट इसके अंदर मिलते हैं फार्मिंग। तो पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर पिक्टोग्राम के द्वारा हम देख सकते हैं कि फार्मिंग जो है इसमें सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, कॉमर्शियल फार्मिंग है। सब्सिस्टेंस के अंदर दो प्रकार के आते हैं, इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव फार्मिंग। कॉमर्शियल की बात करें तो इसमें कॉमर्शियल ग्रेन, मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, और यहाँ पर प्रिमिटिव के अंदर बात करें तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हार्डिंग। जैसा कि यहाँ पर एक वर्ड है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दिस इज ऑल्सो नॉन एज द स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर।
ज़्यादातर ये ट्राइबल एरिया के अंदर की जाती है, जहाँ पर ये भूमि के एक टुकड़े को क्लीन करके वहाँ पर जो है सिंपल जो है बीजों को छिड़क देते हैं बिफोर द रेनी सीजन। और जो है फॉरेस्ट को कट करने के बाद में उसको जला देते हैं। जली हुई जो जलने के बाद जो एश यानी कि जो राख बचती है वो एज ए फर्टिलाइजर का काम करती है, मैन्योर का काम करती है, और सिंपल वो अपना बीजों को छिड़क कर वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद में फसलों को काटने चले जाते हैं। इस प्रकार की जो क्रिया है वो 2 या 3 सालों के लिए उस जगह पर होती है। उसके बाद में फिर वो लैंड को शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक बात जो महत्वपूर्ण है कि इन दिस टाइप यानी कि शिफ्टिंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर लैंड को शिफ्ट किया जाता है, न कि क्रॉप्स को। ठीक है, क्रॉप्स में हेर फेर या इसके अंदर चेंज नहीं करते हैं, दे ओनली शिफ्ट द लैंड। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो ज़्यादातर जो फैमिली जो मेंबर्स होते हैं वो फैमिली मेंबर्स और उनके जो ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं उनके द्वारा वो की जाती है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज वन इन विच द फार्मिंग एरिया कंज्यूम ऑल और नियरली शो ऑफ द प्रोडक्ट लोकली ग्रोन। इसका मतलब क्या है कि जो जीवन निर्वाह कृषि है, इस प्रकार की कृषि के अंदर जो भी फार्मिंग की जाती है उसका जितना भी जो प्रोड्यूस होता है वो सारा का सारा फैमिली मेंबर के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। या वो कह सकते हैं कि वो सिर्फ फैमिली के भरण पोषण के लिए दे कैन ओनली ग्रो द प्रोडक्ट फॉर देयर सर्वाइवल ऑफ द फैमिली मेंबर्स। तो इसमें ये बात भी है कि यहाँ पर जो चीज़ें वो प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें सबसे पहले तो उनके पास जो लैंड का जो साइज होता है दैट आर वेरी स्मॉल होल्डिंग साइज। इसके अंदर जो खेतों का आकार होता है, आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर के अंदर एक छोटे से टुकड़े को वो जो है उसके ऊपर एग्रीकल्चर कर रहे हैं और उसके अंदर बैलों का ट्रेडिशनल टूल यानी कि परंपरागत जो भी उनके साधन है उनके पास, उनसे वो खेती बाड़ी करते हैं और इससे जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, बहुत ही थोड़ा होता है। वो सिर्फ क्या है फैमिली के उनके परिवार के सदस्यों के भरण पोषण के लिए ही सफिशिएंट होता है। कई बार वो अनसफिशिएंट भी होता है। तो इसके साथ साथ में वो अदर एक्टिविटीज भी करते हैं, जैसे कि फिशिंग पकड़ना है या एनिमल ग्रेजिंग का काम करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो एक छोटी प्रकार की जो आर्थिक क्रिया है। ज़्यादातर जो रूरल एरिया के अंदर या जो पुअर फैमिलीज होते हैं या हम यूँ कहें कि जो डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया है, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर होते हैं दैट इज द सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि जीवन निर्वाह कृषि। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आता है कि इंटेंसिव। यहाँ पर देखिए इंटेंसिव जो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब है कि ये एक गहन जीवन निर्वाह कृषि है। गहन किस लिए? क्योंकि यहाँ पर जो इंटेंसिव जो है इसका मतलब है कि ये एक छोटे से टुकड़े से बहुत सारा जो प्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं। The two type of the intensive subsistence agriculture। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के 2 प्रकार है, जिसमें पहला है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय द वेट पैडी कल्टीवेशन। यहाँ पर वेट पैडी कल्टीवेशन का मतलब है कि जो इंटेंसिव टाइप की जो कृषि है उसमें एक तो वो कृषि आती है जिसके अंदर चावल की प्रधानता हो। ये वाली जो डोमिनेटेड बाय द वेट पैडी कल्टीवेशन, यहाँ पर इसको चावल का मतलब चावल की इसके अंदर प्रधानता होती है। दूसरी द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय द क्रॉप्स अदर देन पैडी। इसके अंदर क्या है राइस के अलावा दूसरे प्रकार की फसलें जैसे कि गेहूं को प्रधानता दी जाती है। क्योंकि जहां पर राइस पैदा होता है उसका मतलब वहां पर जो है लैंड फर्टाइल होती है और वहां पर जो है रेनफॉल अच्छी होती है। जहां पर रेनफॉल अच्छी होती है वहां पर राइस को जो है राइस इज ए डोमिनेट क्रॉप या राइस चावल को प्रधानता दी जाती है।
दूसरी जो हमारी इसके अंदर है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन द पेडी, जहां पर जो रेनफॉल कम होती है वहां पर जो है पेडी को यानी कि वीट को जो प्रधानता दी जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं अपने इंडिया के अंदर तो हरियाणा पंजाब के अंदर ज़्यादातर जो है वीट, और यदि हम बिहार वेस्ट बंगाल उड़ीसा की बात करें, आसाम की बात करें, वहाँ पर जो रेनफॉल अच्छी मात्रा में होती है तो इसकी वजह से वहाँ पर जो राइस है वो एक डोमिनेटेड क्रॉप्स है। यहाँ पर अभी मैंने बताया कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय द वेट पैडी कल्टीवेशन। इसके बाद में अदर देन पैडी में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेन क्रॉप्स है वो है वीट यानी कि गेहूं। यहाँ पर जो लोग फसल की कटाई कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की जो क्या मतलब विशेषताएं हैं और उनकी क्या क्या मुख्य बातें हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वेरी स्मॉल होल्डिंग, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस प्रकार की कृषि के अंदर जो खेतों का आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है। The farms have been subdivided through the many generations, so they have become extremely small and often uneconomic to run. An average farm in the Japan is approximately 0.6 hectare, about 1.5 acres, but in India and elsewhere in Asia the farms may be even smaller। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे जो गाँव के अंदर यदि हम बात करें तो जैसे कि दादा की जो ज़मीन है वो उसके बेटों की ज़मीन उनके बेटों में, यानी कि दादा की जो ग्रैंडसन होते हैं उनमें डिवाइड हो जाती है। तो उसके क्या होता है कि धीरे धीरे जो साइज का जो आकार होता है वो छोटा होता जाता है। इस प्रकार के साइज के ऊपर या छोटे आकार के अंदर जो कृषि की जाती है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हम नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो इंटेंसिव जो टाइप की जो एग्रीकल्चर है उसका सबसे पहला जो विशेषता है दैट इज वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग साइज। द सेकेंड, फार्मिंग इज वेरी इंटेंसिव, यानी कि जो कृषि की जाती है वो बहुत ही गहन होती है, इंटेंसिव। इन मॉनसून एशिया द पीजेंट्स आर सो लैंड हंग्री। ऐसा कहा जाता है कि मानसून एशिया के अंदर जो मतलब जो किसान होते हैं लैंड हंग्री यानी कि जमीन के भूखे, जिसको बोलते हैं कि दैट एवरी बिट ऑफ टिलेबल लैंड इज यूटिलाइज, यानी कि भूमि का छोटा से छोटा पार्ट भी क्या है उसके ऊपर कृषि करते हैं, उसको अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ते हैं फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए। द फील्ड्स आर सेपरेटेड ओनली बाय द नैरो हैंडमेड ब्रिज एंड फुटपाथ बाय विच द फार्मर मूव अराउंड देयर फार्म्स। तो आप यहाँ इसमें देख सकते हैं कि छोटी छोटी जो है ये मेड़बंदी जिसको हम बोलते हैं, जो रिज सी बनी होती है, दे आर मेड बाय द हैंड, हाथ से बनी होती है, जिनके ऊपर से यदि किसानों को अपने खेतों के अंदर देखने के लिए जाना हो तो उनके ऊपर से होते हुए जाते हैं। बहुत ही पतली होती है, हैंडमेड होती है, और फुटपाथ बाय विच द फार्मर मूव अराउंड देयर फार्म्स, और उसी के सारे जो किसान है वो अपने खेतों की रखवाली करता है। दीज आर केप्ट वेरी नैरो टू सेव द स्पेस, ये इसलिए पतली रखी जाती है ताकि स्पेस को बचाया जा सके, क्योंकि उनके पास जो कल्टीवेबल लैंड है एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत ही स्मॉल है। यदि उसमें भी वो बड़े बड़े फुटपाथ या मतलब रास्ते बना देते हैं, बड़े बड़े ड्रेन बना देते हैं, तो उनकी ज़्यादातर ज़मीन है उन्हीं में कंज्यूम हो जाएगी और वो अच्छे से एग्रीकल्चर नहीं कर पाए। तो इसीलिए क्या है वो छोटी छोटी जो है मेड़बंदी बनाकर उनको वहाँ पर जो है एक दूसरे खेत से वो अलग करते हैं। द मच हैंड लेबर इज इंटेल, कहने का मतलब है कि ज्यादातर जो काम होता है खेतों के अंदर वो हाथ से किया जाता है, वहां पर मशीनों का बहुत कम प्रयोग हो पाता है या वेरी लिटिल यूज ऑफ machines required. Traditionally, the much hand labor is required in wet paddy cultivation. दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जो राइस एक ऐसी क्रॉप्स है
जिसके अंदर ज़्यादातर जो है हाथ से काम किया जाता है, चाहे वो पौधे को लगाना है, उनको पानी देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से द प्लोइंग इज डन विद द एड ऑफ द बफेलोज, इसके अंदर बफेलो का भी यूज किया जाता है, क्योंकि जब उसमें खड़े हुए पानी के अंदर हल चलाने की बात आती है तो वहाँ पर ज़्यादातर एनिमल्स यानी कि बफेलोज का यूज किया जाता है। द फील्ड्स आर रैक्ड बाय द हैंड, द पेडी इज प्लांटेड painstakingly in the places the row by the women. The harvesting is done with the sickles and the threshing is done by the hands. The farm implements are often still very simple, यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी काम किया जाता है उनके पास में परंपरागत औजार होते हैं, चाहे वो दरांती की बात करें, लोहे का हल, लकड़ी का हल की बात करें, और ज़्यादातर जो लेडीज़ है वो अपने हाथों से राइस को प्लांट करना है या हार्वेस्टिंग करना है या उसको थ्रेशिंग करना है, सारे के सारे काम वो अपने हाथों से करते हैं। यूज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट मैन्योर, इस प्रकार की खेती के अंदर ज़्यादातर पशुओं का और पशुओं की जो खाद होती है उनको यूज किया जाता है, प्लांट्स मैन्योर, टू इंश्योर द हाई yield and continues the fertility. Farmer make use of every available type of manure including the farm waste, rotten vegetable clippings, the fish waste, now animals dung, especially those from the pig steery and the poultry yards and the human excreta. तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि खेती की उस जगह को और फर्टाइल बनाने के लिए वहाँ पर जो अवेलेबल नेचुरल तरीके से या जो भी वो मैन्योर है, चाहे वो पशुओं का जो है काऊ डंग की बात करें या डेड एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, ठीक है, तो उनको वो यूज करते हैं उस जमीन को और फर्टाइल बनाने के लिए। नेक्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, डोमिनेंस ऑफ पेडी एंड अदर फूड क्रॉप्स, ज्यादातर इस प्रकार की जो खेती के अंदर क्या होता है कि डोमिनेंस ऑफ पेडी यानी कि राइस की जो खेती इसके अंदर की जाती है। पेडी इज द मोस्ट डोमिनेटेड क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी कि जो राइस की जो खेती है, चावल की जो खेती है, ज्यादातर इंटेंसिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ये पैदा की जाती है। बट ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द रिलीफ climate, soil and other geographical factor, it is not practicable to grow paddy in many part of the monsoon Asia. लेकिन जहां पर मिट्टी उपजाऊ नहीं है, रेनफॉल अच्छी नहीं है, क्लाइमेट ठीक नहीं है या दूसरे भौगोलिक कारणों के कारण जो है हर जगह यानी कि मॉनसून एशिया के अंदर हर जगह राइस की कल्टीवेशन नहीं की जाती। Though the methods are equally intensive and farming is done on a subsistence basis, a very wide range of the other crops are raised. चावल के अलावा दूसरी और भी फसलें जो उगाई जाती है in most part of the North China, Manchuria, North Korea, North Japan, Punjab, wheat, soybeans, barley or different type of extensive क्रॉप्स आर ग्रोन एज मेजर फूड क्रॉप्स, यानी कि इन देशों के अंदर चाहे वो चाइना है, मंचूरिया है, ठीक है, और नॉर्थ कोरिया है, तो वहां पर जो है दूसरे प्रकार की जो फूड ग्रेन्स होती है जिसमें व्हीट है, सोयाबीन है, बार्ले, उनको भी साथ साथ में उगाया जाता है। प्रोडक्शन इज मोर पर यूनिट ऑफ एरिया, यदि हम इसमें एरिया के हिसाब से, यदि हेक्टेयर के हिसाब से बात करें, एकड़ के हिसाब से बात करें, तो यहाँ पर एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के बजाय यानी कि जो व्यापारिक कृषि है उसके मुकाबले में पर एकड़ पर जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि लैंड का साइज ज़्यादा होता है और ज़्यादातर उसी लैंड के ऊपर जो है वो काफ़ी हार्ड वर्क किया जाता है। इसकी वजह से जो है यहाँ पर इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज मोर बट पर पर्सन इज वेरी लेस। पर पर्सन मतलब क्या है, क्योंकि दीज एरिया आर हाईली पॉपुलेटेड, इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। यदि हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो वहां पर
प्रति व्यक्ति यानी कि जो पर पर्सन है प्रोडक्शन वो बहुत कम है, लेकिन यदि हेक्टेयर की बात करें, जमीन के हिसाब से बात करें तो वो ज्यादा है। लोकेशन, अब इस प्रकार की जो कृषि है वो कहाँ कहाँ पर की जाती है विश्व में यदि हम देखें तो दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज बेस्ट डेवलप्ड इन एंड प्रैक्टिकली कन्फाइंड टू द मॉनसून लैंड ऑफ एशिया। ज्यादातर जो मॉनसून वाला जो एरिया है वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। इट इज फाउंड इन चाइना, जापान, कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल साउथ ईस्ट एशिया एंड पार्ट ऑफ द इंसुलर साउथ ईस्ट एशिया लाइक जावा, लुजान, विशान आइलैंड्स एंड द कोस्टल सुमात्रा एंड मलेशिया। तो यहाँ पर जो है कहने का भाव ये है कि ज़्यादातर इस प्रकार की जो खेती है वो साउथ ईस्ट और ईस्ट मॉनसून एशिया के अंदर जो इस प्रकार की खेती की जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि द मेजर एरिया ऑफ द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में आप देख रहे हैं कि भारत का जितना भी जो एरिया जो डार्क कलर का है, यहाँ पर चाइना का पार्ट है, या साउथ ईस्ट एशिया की बात करें यहाँ पर सुमात्रा है, और ये इधर में भारत है और बांग्लादेश है, म्यांमार है। तो इस प्रकार की ये वाला जो एरिया है जिसको हम साउथ ईस्ट एशिया के नाम से जानते हैं, यहाँ पर जो इस प्रकार की खेती जो है की जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर जो है ज़्यादातर ये इंटेंसिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की जाती है। अब दूसरे प्रकार की जो कृषि है वो है एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इंटेंसिव यानी कि गहन जीवन निर्वाह कृषि और व्यापारी कृषि दोनों में कंपैरिजन भी हम देख रहे हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सटेंसिव जैसा कि इसके नाम से ही पता है ये जो है व्यापारी कृषि है, विस्तृत व्यापारी कृषि जिसको बोलते हैं। Commercial grain cultivation is practiced in the interior part of the semi-arid land of the mid latitude, यानी कि ये ज्यादातर जो है मिड लैटिट्यूड्स के अंदर जो है इस प्रकार की कृषि की जाती है। Wheat is the principal crops through other crops like corn, barley और are grown। यहाँ पर जो है जिस प्रकार से इंटेंसिव एग्रीकल्चर के अंदर राइस जो मेन क्रॉप्स थी, यहाँ पर जो है जो कि सेमी एरिड रीजन के अंदर की जाती है, वहां पर जो व्हीट इज द मेन क्रॉप्स। दूसरी जो क्रॉप्स है इसके साथ साथ में बात करें कॉर्न है, बार्ले एंड ओट्स आर आल्सो ग्रोन। तो यहाँ पर जो है राइस की बजाय जो है गेहूं को जो मुख्य फसल माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाई मेन और लैंड रेशो। जैसा कि हमने देखा था कि जो गहन जीवन निर्वाह कृषि है वहां पर मैन, हाई मैन और लैंड रेशो, यहाँ पर जो मैन और लैंड का रेशो ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर जो है एग्रीकल्चरल जो लैंड ज्यादा है, ठीक है, इसके मुकाबले में जो लोग काम उसके ऊपर करते हैं वो कम है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ज्यादातर जो वर्क किया जाता है वेरी लिटल स्मॉल पॉपुलेशन से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन के मुकाबले में लैंड ज़्यादा है। लैंड पर यदि हम हेक्टेयर या पर पर्सन की बात करें तो हियर द लैंड अवेलेबिलिटी इज मोर देन द इंटेंसिव फार्मिंग। लार्ज साइज ऑफ द एवरेज फार्म, हमने देखा था इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर 0.5 एकड़ या हेक्टेयर से भी कम जो है साइज के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो साइज जो फार्म का साइज है दैट इज अ वेरी लार्ज। द लैक ऑफ द मैनुअल लेबर, यहाँ पर जितना भी काम किया जाता है उसमें हाथों से या मैनुअल लेबर का यूज कम होता है, ज्यादातर काम जो मशीनों से किया जाता है। लो प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ लैंड, हालांकि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर से यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर या पर हेक्ड की बात करें तो वो कम है, लेकिन यहाँ पर पर्सन जो है जो प्रोडक्शन ज़्यादा है, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है दैट इज आर वेरी स्मॉल, सो दैट्स व्हाई द पर पर्सन द प्रोडक्शन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। यानी कि गहन जीवन निर्वाह कृषि के मुकाबले यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है। हाई प्रोडक्शन पर पर्सन
पर पर्सन यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है। द डोमिनेंस ऑफ द सिंगल क्रॉप्स और मोनोकल्चर, मोनोकल्चर यानी कि यहाँ पर एक ही प्रकार की जो फसल दी जाती है या एक ही प्रकार की जो मुख्य फसल है जैसे कि वीट है, वही डोमिनेंस वहाँ पर करती है। तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। नाउ इसमें द कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज एन एक्सटेंसिव एंड मशीनाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। वहां पर हमने देखा कि ज्यादातर जो वर्क किया जाता था वो हाथों से, बफेलों से या ट्रेडिशनल टूल से, लेकिन यहाँ पर क्या है, दिस फार्मिंग इज एन एक्सटेंसिव एंड मशीनाइज्ड, ठीक है, फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि इसमें ज्यादातर मशीनों का यूज होता है। इट वॉज the invention of the farm machineries which enables farmer to cultivate grain on a large scale। मशीनों की मदद के कारण ही ये क्या है, लार्ज स्केल के ऊपर एग्रीकल्चर करते हैं। एंड देयर इज ए मार्क्ड स्पेशलाइजेशन इन व्हीट, और वहां पर जो है व्हीट जो है सबसे ज्यादा मेन क्रॉप्स है। द मोनोकल्चर इन मेनी एरिया। तो आप देख सकते हैं कि जो इस प्रकार की कृषि के अंदर जो है ज्यादातर जो काम है मशीनों से किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लैक ऑफ मैनुअल लेबर, हम उन पॉइंट को हम दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज्यादातर जो है मशीनों का, बड़ी बड़ी मशीनें हैं थ्रेसिंग की है, उनका यूज करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। और नेक्स्ट इसके अंदर देखिए डोमिनेंस ऑफ सिंगल क्रॉप्स, ज्यादातर जो है व्हीट की क्रॉप्स को डोमिनेंस माना गया है वहां पर। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज हाईली स्पेशलाइज्ड एंड जनरली वन सिंगल क्रॉप्स इज गॉन। यहाँ पर ये एक स्पेशलाइज्ड है क्योंकि उन्होंने इसको एक विशेष तौर पर यानी कि मशीनों के साथ जोड़कर उसको एक कॉमर्शियलाइज कर दिया है। तो वहां पर वो एक ही फसल को यानी कि मोनो क्रॉप्स को लेते हैं, जिसमें व्हीट इज द मेन क्रॉप्स। Both winter wheat and spring wheat is grown in this area, though other crops like corn, barley, oat and ray are also grown। तो wheat को भी दो अलग अलग सीजन के अंदर जो इसको प्रोडक्शन करके इसका जो है उत्पादन किया जाता है। हाईली मैकेनाइज्ड, हमने पहले पॉइंट डिस्कस किया हुआ था कि इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द वर्क इज डन बाय द मशीन। जितने भी जो काम है मशीनों से किया जाता है। प्लॉइंग, शॉइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स, चाहे वो हल की चलाने की बात है या बीजों को बोने की बात है या बीजों को फसल को काटने की बात है, ऑल द वर्क्स आर डन बाय विद द हेल्प ऑफ मशीन। सो इसीलिए इसको जो कॉमर्शियलाइज बोला जाता है। फार्म आर वेरी लार्ज, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बड़ा ट्रैक्टर है, उसकी हेल्प से बड़े बड़े जो फार्म है उसको हार्वेस्टिंग किया जा रहा है। और यहाँ पर इतने ही एरिया के अंदर इंडिया या साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हुए मिले हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लैंड का जो साइज है वो दैट इज वेरी स्मॉल। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलो, हंड्रेड्स ऑफ यूनिट्स के इसमें जो है हेक्टेयर्स होते हैं। बड़े बड़े इनके 100-200 हेक्टेयर के जो है बड़े बड़े खेत होते हैं यहाँ पर। द व्हीट फार्म इन मिड लैटिट्यूड्स आर वेरी लार्ज, रेंजिंग फ्रॉम 240 to 1600 हेक्टेयर। ये देखिए यहाँ पर जो है व्हीट के जो फार्म होते हैं वो लगभग 240 से लेकर 16,000 जो हेक्टेयर तक होते हैं। दो द एवरेज साइज ऑफ द फार्म इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज 400 हेक्टेयर। अमेरिका के अंदर 400 हेक्टेयर का जो है उनका व्हीट का जो खेत होता है। इन दिस एरिया द लैंड इज चीप, इस प्रकार के एरिया के अंदर जो भूमि जो है सस्ती होती है। दैट मेक्स इट द पॉसिबल फॉर ए फार्मर्स टू ओन वेरी लार्ज होल्डिंग। तो इसीलिए वहाँ पर जो है फार्मर को ये सुविधा हो जाती है कि वो बहुत बड़े जो कृषि फार्म है वो अपने पास रख सके, क्योंकि वहाँ पर भूमि सस्ती होने की वजह से और उन लोगों के पास पैसा ज़्यादा होने की वजह से वो वहाँ पर बड़े बड़े खेतों के वो मालिक हैं। मोर यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, जहाँ इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर जो है मैनुअल या हम एनिमल्स मैन्योर की बात करें, प्लांट्स की बात करें, काउ डंग की बात कर रहे थे, यहाँ पर जो है देखिए जितने भी लोग हैं बड़ी बड़ी मशीनें लेकर जो है स्प्रे कर रहे हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इज मोर देन इंटेंसिव फार्मिंग टू प्रोड्यूस द हाई प्रोडक्शन, यानी कि इंटेंसिव फार्मिंग के बदले में यहाँ पर जो है
फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड्स का जितनी भी जो दवा है, उर्वरक है, उनका ज्यादा यूज किया जाता है, तभी वहां पर जो फसलें का जो प्रोडक्शन ज्यादा होता है। यहाँ पर लो यील्ड पर एकर्स बट हाई यील्ड पर मैन, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पर एकड़ की बात करें, यदि हम इंडिया वाले या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर जो राइस की कल्टीवेशन की जाती है उसके एकड़ और इसके एकड़ की बात करें, तो यहाँ पर जो लैंड का आकार भी काफी बड़ा है, तो लैंड का आकार बड़ा होने के कारण जो प्रोडक्शन होता है वो पर जो एकड़ के हिसाब से तो कम है, लेकिन वो पर पर्सन के हिसाब से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग एग्रीकल्चर के अंदर लगे हुए हैं। In this farming, the wheat grown gives comparatively low yields. The average yield is seldom more than 1,700 kg per hectare, whereas under intensive cultivation, the yield is more in many countries, but because of the mechanization, less labor force is required. Therefore yield per man is high, क्योंकि यहाँ पर जो है कम लेबर की जरूरत होती है, बहुत कम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, इसलिए यहाँ पर मैन के हिसाब से जो है जो प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा होता है। तो इस प्रकार की जो कृषि है, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहाँ की जाती है? This type of agriculture is best developed in the European steppes। अब ये देखिए कि यहाँ पर इनको अलग अलग जो एरियाज है उनमें जाना जाता है। यूरोपियन के स्टेप्स प्रदेश, कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, इनको वहां पर प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। द पम्पास ऑफ द अर्जेंटीना, द वेल्ड्स ऑफ द साउथ अफ्रीका, द ऑस्ट्रेलियन डाउन्स एंड द कैंटरबरी प्लेन ऑफ द न्यूजीलैंड। तो इस प्रकार से ये जो प्रेरीज, पम्पास, ये जो है ये जो टेम्परेट ग्रास लैंड के एरिया है जहां पर जो है इस प्रकार की कॉमर्शियल एक्सटेंसिव जो फार्मिंग उन देशों के अंदर की जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं मैप के अंदर भी ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है डाउन्स बोलते हैं, या इसको स्टेप्स बोला जाता है यूरोप के अंदर, यहाँ पर इनको प्रेरीज बोला जाता है, यहाँ पर इनको पंपास बोला जाता है। यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका के अंदर यदि हम यहाँ बात करें तो इधर में इनको वेल्ड्स बोला जाता है। तो ये कुछ एरिया है जहाँ पर जो है कॉमर्शियल एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग की जाती है। थैंक्स। तो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। सभी का धन्यवाद।